है। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम सुकनासोपदेश की भूमिका लेकर के आए हैं। तो भूमिका जो है ये 18 पेज की है। 18 पेज हम लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण होगा वही पढ़ना है। पूरा पढ़ने से क्या फ़ायदा, एनर्जी वेस्ट करने से, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और जब समय रहेगा हम लोगों के पास तो पूरा पढ़ लिया जाएगा। अभी जो है केवल महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न बन सकता है वही पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना विलंब किए देखते हैं शुरू से। कादम्बरी और सुकनासोपदेश। कादम्बरी एक प्रेमाख्यान है। इसमें कादम्बरी और चंद्रापीड़, इसमें कादम्बरी और किसके, चंद्रापीड़, कादम्बरी और चंद्रापीड़ तथा महाश्वेता और पुंडरीक, इन दोनों युगलों के प्रेम का वर्णन है। एक शाप के कारण मुनि कुमार पुंडरीक का स्वर्गवास हो जाता है और वह चंद्रापीड़ का मित्र होकर वैशंपायन नाम से उत्पन्न होता है। दैवगति से दोनों मित्रों का निधन हो जाता है और चंद्रापीड़ राजा शूद्रक के रूप में तथा वैशंपायन उसी नाम से तोते के रूप में जन्म लेते हैं। चंद्रापीड़ किसके रूप में जन्म लेते हैं, शूद्रक के रूप में। कादम्बरी और महाश्वेता सखियां हैं। कादम्बरी का चंद्रापीड़ से और महाश्वेता का पुंडरीक से प्रेम होता है, यानी कि चंद्रापीड़ के प्रेमिका का नाम पूछेगा तो कादम्बरी और पुंडरीक की प्रेमिका का नाम पूछेगा तो महाश्वेता। और कादम्बरी का अर्थ बहुत पूछा जाता है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। दोनों मित्रों के मृत्यु के उपरांत आकाशवाणी के यह कहने पर कि उनका अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन होगा, दोनों सखियां तपस्या करती हैं। एक दिन तोता वैशंपायन राजा शूद्रक की सभा में लाया जाता है और वह पूर्व जन्म की सारी बातें जो उसने जाबाली ऋषि से सुनी थी राजा को बता देता है। अनंतर शूद्रक, चंद्रापीड़ और तोता पुंडरीक के रूपों में परिणत हो जाते हैं। ये दोनों अपनी प्रियाओं से मिलते हैं और इनका विवाह समारोह विशेष आयोजन के साथ संपन्न होता है। यानी कि आप लोग आगे पढ़े हैं कि पुंडरीक की प्रेमिका का क्या नाम था, महाश्वेता, और चंद्रापीड़ के प्रेमिका का नाम क्या था, कादम्बरी। बाद में दोनों लोग का विवाह होता है। कादम्बरी के रचयिता महाकवि बाणभट्ट हैं, जो इसको पूर्वार्ध तक ही लिख पाए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि जो सुकनासोपदेश है कादम्बरी के किस भाग से लिया गया, उत्तरार्ध से लिया गया है, पूर्वार्ध से लिया गया है, तो पूर्वार्ध से लिया गया है। और कहा जाता है कि ये पूर्वार्ध तक ही लिख पाए थे। काल के निर्दय हाथों ने उन्हें सहसा संसार से उठा लिया। तब उत्तरार्ध की रचना उनके सुयोग पुत्र भूषण भट्ट ने की। उत्तरार्ध की रचना किसने किया है, उनके सुयोग पुत्र भूषण भट्ट। या पूछा जा सकता है कि कादम्बरी कथा को किसने पूरा किया था, तो बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट। ये भी प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम था, तो भूषण भट्ट। पूर्वार्ध में जो उच्च कोटि की शैली अपनाई गई थी उसका निर्वाह उत्तरार्ध में भी बड़ी कुशलता और सफलता के साथ किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक सुकनासोपदेश इसी कादम्बरी आख्यान के पूर्वार्ध से संग्रहित एक प्रकरण मात्र है। इसमें चंद्रापीड़ के पिता तारापीड़ के महामंत्री सुकनास ने चंद्रापीड़ के यौवराज्याभिषेक के समय उसको विविध प्रकार के उपदेश देते हुए विद्वान, महापराक्रमी, कुलीन, धैर्यशील और उद्यमी पुरुष को भी दुर्जन बना देने वाली लक्ष्मी से सदा सावधान रहने के लिए विशेष रूप से समझाया है। बाणभट्ट का जीवन वृत्त, समय और कृतित्व। महाकवि बाणभट्ट का जन्म सोढ़ नद के पश्चिमी तट पर
प्रीतकूट नामक ग्राम में हुआ था। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपनी बुक ले करके बैठेंगे और जहाँ जहाँ हाईलाइट किए हैं आप लोग भी अपने बुक में कर लेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने का समय नहीं, महत्वपूर्ण क्या है वो पढ़ना ज़रूरी है। सोड़ मध्य प्रदेश की पर्वतमालाओं से निकलकर आधुनिक शाहाबाद आरा जिले को बाएं तथा गया को दाहिने बनाता हुआ पटना के समीप मनेर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाता है। प्रीतकूट संभवतः आधुनिक शाहाबाद जिले में रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बाण के पूर्वज वत्स नाम के ऋषि जो कदाचित महर्षि भृगु के पुत्र चौन के पुत्र थे। अब यहीं लगे हाथ आप लोग देख लीजिए, बाण भट्ट का वंश वृक्ष देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले कौन थे? भृगु थे। भृगु के पुत्र का नाम चौन था। चौन एक ऋषि थे। सबसे पहले कौन थे? भृगु थे। भृगु के पुत्र क्या नाम था? च्यवन था। च्यवन के पुत्र का नाम वत्स था। वत्स के पुत्र का नाम क्या था? कुबेर था। कुबेर के पुत्र का नाम पशुपति, और पशुपति के हुए अर्थपति। अर्थपति के हुए चित्रभानु। संक्षेप में लिख दे रहे हैं, चित्रभानु के हुए बाण भट्ट, और बाण भट्ट के हुए पुलिंद भट्ट। आप लोग इतना समझ लेंगे। तो ये रहा बाण भट्ट का वंश वृक्ष। बाण के पूर्वज वत्स नाम के ऋषि थे जो कदाचित महर्षि भृगु के पुत्र चौन के पुत्र थे। वत्स के कारण ही उनके वंश का आगे चलकर वात्सायन नाम पड़ा। इसी वंश में कुबेर नाम के एक विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उनके पुत्र पशुपत हुए, और पशुपत के पुत्र अर्थपत के 11वें पुत्र हुए, जिनमें से अर्थपत के 11 पुत्र हुए, और जिनमें से अष्टम पुत्र यानी कि 8वें नंबर के पुत्र चित्रभानु की राजदेवी नामक भार्या में कवि कुल शिरोमणि बाण का जन्म हुआ। यानी कि इनके पिता का क्या नाम था? चित्रभानु, और माता का नाम क्या था? राजदेवी था। जितना अंडरलाइन है आप लोग भी करते चलेंगे। चित्रभानु जो थे किसके पुत्र थे? अर्थपत के थे, और अर्थपत के 8वें नंबर के पुत्र थे चित्रभानु। चित्रभानु की पत्नी का क्या नाम था? राजदेवी, और राजदेवी चित्रभानु से कौन हुए? बाण भट्ट। बाण भट्ट के पुत्र का क्या नाम? पुलिंद भट्ट। बाण के बचपन में ही उनके माता का स्वर्गवास हो गया। माता के अभाव में पिता ने ही इनका लालन पालन किया, परंतु बाण के 14 वर्ष के होते होते पिता का भी देहांत हो गया। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की अवस्था में बाण भट्ट के पिता का देहांत हुआ था? तो 14 वर्ष की अवस्था में। जब बाण भट्ट 14 साल के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस समय बाण ने शास्त्र पुराणों का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था। सोचिए कि हम लोग 30-35 साल में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इनसे सीख लेना चाहिए अपने महापुरुषों से कि 14 साल की उम्र में इनके पिता का देहावसान हुआ था, और 14 साल की उम्र में बाण ने शास्त्र पुराणों का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था। पिता की मृत्यु के बाद बाण के हृदय में विभिन्न देशों के देखने की तीव्र लालसा उठी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने देशाटन करना प्रारंभ कर दिया। उनकी इस यात्रा में उनके अनेक अनुयायी भी थे, जिनमें पंडित, कवि, चित्रकार, लेखक, गायक, सुवड़कार, जौहरी, वैद्य, नर्तक, गायक, अभिनेता आदि सभी प्रकार के लोग थे। देश भ्रमण से लौटने पर एक दिन बाण
अपराह्न काल में भोजनादि समाप्त करके बैठे हुए थे। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के समय। उसी समय कानकुब्जेश्वर सम्राट हर्षवर्धन का एक दूत आया। उसने राज सभा में उपस्थित होने के लिए बाण से निवेदन किया। जब बाण राजसभा में पहुंचे तो हर्ष ने उन्हें देख करके मुंह फेर लिया। किसको? बाण भट्ट को। मुंह फेर लिया और कहा यह भुजंग आया है। क्योंकि वो कुरूप थे, काले थे, इसलिए उनको हर्षवर्धन ने बोला कि यह भुजंग आया है। बाण इस अपमान से विचलित नहीं हुए, प्रत्युत वहां के अनेक धुरंधर विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपनी धाक जमा ली। पश्चात राजा उनकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त कर दिया। किसको? बाण को। किसने? हर्षवर्धन ने। राज सम्मान प्राप्त करने के कई वर्ष बाद वे घर लौटे और सुखपूर्वक रहने लगे। बाण ने हर्षचरित में अपने विषय में ये बातें लिखी हैं। ये जो बातें ऊपर बताई गई आप लोगों को, ये बाण ने खुद हर्षचरित में लिखा अपने बारे में। उसके बाद के जीवन के विषय में और कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो नहीं लिखे हैं। और जो उसके बाद पता विद्वानों द्वारा अनुमानतः लगाया जाता है कि हाँ ऐसा रहा होगा, कोई प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा। हमें यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में पता है कि बाण को राजाश्रय देने वाले महाराज हर्ष का जो समय है 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच था। किसका? हर्षवर्धन का समय। तो क्योंकि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग सन 626 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा, उसने अपने यात्रा वर्णन के प्रसंग में उत्तरी भारत के सम्राट हर्षवर्धन का सविस्तार वर्णन किया है। उस वर्णन का मिलान सब हम बाण के महाराज हर्ष विषयक वर्णनों से करते हैं तो इसमें संदेह की कोई संभावना नहीं रह जाती कि ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित हर्षवर्धन वही राजा था जिसने बाण को राजाश्रय दिया था और जिसे उन्होंने अपनी रचना के द्वारा बाद में अमर कर दिया था। इस प्रकार बाण हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के समकालीन थे और हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वे ईसा की 6ठी शताब्दी के अंतिम भाग कहाँ ईसा के 6ठी शताब्दी के अंतिम भाग और 7वीं शताब्दी के आरंभ में अवश्य रहे होंगे। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे हम इसी निर्णय पर पहुंचते हैं। इनमें से मुख्य प्रमाण यह है कि 8वीं शताब्दी के 12वीं शताब्दी के बीच, यानी कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच होने वाले कतिपय लेखकों ने बाण और उनके ग्रंथों का उल्लेख किया है। जैसे 8वीं शताब्दी में उत्पन्न वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्त में बाण की कादंबरी की एक पंक्ति अनुकरोति भगवतो नारायणस्य उद्धृत करते हुए लिखा है, मन्ये समशब्दः कविना प्रयुक्तो लेखकैस्तु प्रमादान लिखिता। अभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि वामन का समय क्या था। यूजीसी नेट में आता है, मिलाने के लिए आता है कालक्रम से जो कवि हैं उनका समय। तो वामन का आप लोग जान लीजिए, वामन का समय क्या है? 8वीं शताब्दी है और इनकी रचना का क्या नाम है? काव्यालंकार सूत्र है। ये पूछा जा सकता, अगर अंदर से प्रश्न बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि वामन ने अपने किस रचना में कादंबरी का उल्लेख किया है या कादंबरी के श्लोकों को उद्धृत किया है, तो काव्यालंकार सूत्र में किया है। और ये भी पूछा जा सकता है, जब भूमिका में दिया है रचना काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है, तो वामन की रचना है। भूमिका से प्रश्न बन सकता है। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा में रहने वाले आनंद वर्धनाचार्य ने अपने ध्वन्यालोक में कादंबरी और हर्षचरितम
हर्षचरितम् का नाम कई बार लिए हैं। तदंतर कादम्बरी सार के रचयिता आनंद का नाम उल्लेख करते हुए क्षेमेंद्र ने अपने सुब्रत तिलक नामक ग्रंथ में लिखा है। यहाँ अपने मिसप्रिंट हो गया है मात्रा का, तो आप लोग अपने ही पढ़िएगा। अब कादम्बरी सार बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक लोगों की दृष्टि नहीं जाती है, महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, पढ़ के आगे निकल जाते हैं। तो कादम्बरी सार किसकी रचना है? आनंद की है। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की। अगर कादम्बरी सार पूछता है तो आनंद की। अब क्षेमेंद्र का पूछा जा सकता है, क्षेमेंद्र कहाँ के कवि थे? तो क्षेमेंद्र कहाँ के थे? कश्मीरी कवि थे। क्षेमेंद्र की रचना का क्या नाम है? सुब्रत तिलक है। तो क्षेमेंद्र ने अपने सुब्रत तिलक नामक ग्रंथ में लिखा है, अनुष्टुप सत्तासक्ता साभिनंदस्य नंदिनी विद्याधरस्य वदने कुलिकेव प्रभावभू। 11वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में होने वाले भोजराज की कृति सरस्वती कंठाभरण में यह पद्यार्थ मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो किसकी है? भोजराज की रचना है, बहुत पूछा जाता है। और भोज का समय क्या है? तो 11वीं शताब्दी है। अब इनके सरस्वती कंठाभरण में देखिए क्या मिलता है, या दृग गद्य विधौ बाणा पद्यबंधम ना तादृशा। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग पद्य बंधे हैं। यादृक गद्य विधो बाणा पद्य बंधे ना तादृशा। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र ने अपनी औचित्य विचार चर्चा नामक पुस्तक में कादम्बरी के 2 श्लोकों का अस्तनि युगमम् अश्रु स्नातम और जयेत उपेन्द्रः सचकार दूरतः का उदाहरण दिया है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र कहाँ के कवि थे? तो ये कश्मीरी कवि थे। इनका समय क्या है क्षेमेंद्र का? 11वीं शताब्दी है। ये आप लोग नोट करते चलेंगे, अपने पुस्तक में अंडरलाइन करते चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी मिलने वाला ये प्रश्न है। जब आगे आप लोग इससे ऊपर टीजीटी से ऊपर बढ़ेंगे, पीजीटी हुआ, यूजीसी नेट हुआ, हायर हुआ, जीआईसी हुआ, तो आप लोगों को मिलेगा। इसलिए अभी से इसको दिमाग में बैठाते चलिए। 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रुयक ने हर्षचरित पर वार्तिक की रचना की है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुयक ने किस पर वार्तिक की रचना की है? तो हर्षचरित पर। तथा अपने अलंकार सर्वस्व में यह तपोवनम इति मुनिभिः इत्यादि हर्षचरित के गद्य का उदाहरण दिया है। अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? किसकी है? आप लोग अभी पढ़े हैं। 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के कौन थे? तो रुयक थे। तो अलंकार सर्वस्व किसकी है? रुयक की है। और रुयक, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता सीधे रचना दे करके, अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? तो रुयक की है। रुयक का समय क्या है? 12वीं शताब्दी है। रुयक ने अपने किस ग्रंथ में हर्षचरितम के श्लोकों का उदाहरण दिया है या हर्षचरितम का उल्लेख किया है? तो किसमें? अलंकार रस सर्वस्व में। अलंकार सर्वस्व में, क्षम्यताम, अलंकार रस सर्वस्व नहीं है, अलंकार सर्वस्व है रचना का नाम इनके रुयक के। महाकवि बाण की 5 कृतियां प्रसिद्ध हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट की कितनी कृतियां प्रसिद्ध हैं? तो 5 प्रसिद्ध हैं। अब इनकी रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक है। बाण का मुंह, पच का मुंह, माँ से क्या हो जाएगा? मुकुट ताड़ी तक। हा से हर्षचरितम, पच का पा से पार्वती परिणय, चा से चंडी शतक, का से कादम्बरी। तो इनकी 5 रचनाएं हैं ये। हर्षचरितम 8 उच्छ्वासों में लिखा गया है। शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से यह एक उत्तम ग्रंथ है। इसके प्रारंभ में स्वयं बाण ने अपने वंश का विशद वर्णन किया है। अगले उच्छ्वासों में
उन्होंने हर्ष के वंश के आदि पुरुष पुष्पभूति का उल्लेख करते हुए प्रभाकर वर्धन का जीवन हर्ष तथा उसके बड़े भाई राजवर्धन और उसकी छोटी बहन राजश्री की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन किया है। राजश्री का विवाह मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन के निधन के बाद मालवा के राजा ने ग्रहवर्मा का वध कर दिया था। अतएव राजवर्धन मालवा के राजा पर आक्रमण करके उसको मार डाला, किंतु मार्ग में गौड़ राजा ने उसके शिविर में ही धोखे से उसकी हत्या कर दी। हर्ष ने गौड़ राजा के विरुद्ध प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में उसने राजश्री के अज्ञात स्थान पर चले जाने का समाचार सुनकर उसको ढूंढा और उसको ग्रहवर्मा के मित्र एक बौद्ध सन्यासी के निरीक्षण में रखकर गौड़ राजा की ओर चल दिया। यह कथा अपूर्ण रूप से यहीं पर बाण ने समाप्त कर दी है, यानी कि यहाँ तक हर्षचरितम में उल्लेख है। इसके बाद हर्षचरितम समाप्त हो जाता है, हर्षचरितम की कथा। ऐतिहासिक दृष्टि से हर्षचरितम का बहुत अधिक महत्व है। इससे बाण के पूर्ववर्ती कवियों का समय निर्धारण करने में बड़ी सहायता मिलती है। इसके प्रारंभिक श्लोक में निम्नलिखित कवियों और ग्रंथों का उल्लेख है। वासुदत्ता, भट्टार, हरिश्चंद्र, सातवाहन, प्रवरसेन, भास, कालिदास, बृहत्कथा और आढ्यराज। दूसरी रचना कादम्बरी है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में गुड़ाढ़े की बृहत्कथा तथा सुबंधु की वासुदत्ता के पश्चात यह अपने ढंग की तीसरी किंतु अनूठी पुस्तक है। यह आख्यायिका ग्रंथ है। आधुनिक शब्दों में इसे उपन्यास कहा जा सकता है। कादम्बरी भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टि से हर्षचरित से उत्कृष्ट है। जाहिर सी बात है, अगर कोई काम आदमी पहली बार करता है तो उसमें कुछ न कुछ खामियां कमियां रह जाती हैं, और जब वही दोबारा तिबारा करता है तो उत्तरोत्तर उसमें सुधार होता जाता है। तो वही है कि पहली रचना इनकी हर्षचरितम है, तो उसमें जो कमी रह गई कादम्बरी में पूरी की है। अतएव यह उचित ही कहा गया है कि कादम्बरी के रसज्ञों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते। पूछा जा सकता है यह बाणभट्ट के किस रचना के बारे में कहा गया है, तो कादम्बरी के बारे में कहा गया है। कादम्बरी में चंद्रापीठ अनुकूल धीरोदत्त नायक है और कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है। कादम्बरी विवाह से पूर्व कैसी नायिका है? परकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के पश्चात उत्तरार्ध में वह स्वकीय मध्य नायिका हो जाती है। इसके पूर्वार्ध में तथा उत्तरार्ध के कुछ भागों में पूर्व राग रूप और उत्तरार्ध में करुण रूप विप्रलम्ब श्रृंगार प्रधान रस है। कहीं संभोग श्रृंगार भी है। यत्र तत्र करुण और हास्य आदि दूसरे रस भी पाए जाते हैं। इसमें माधुर्य गुण अधिकता से दृष्टिगोचर होता है, किंतु कहीं कहीं प्रसाद गुण भी है। शब्दार्थयो समो गुम्फा पांचाली रीतिरुच्यते। इस नियम के अनुसार इसमें पांचाली रीत की बहुलता है, किंतु गौड़ी आदि अन्य रीतियां भी यथासंभव मिलती हैं। प्रमुख रूप से अगर पूछा जाता है तो कादम्बरी में रीत क्या है? पांचाली है, और पांचाली रीत के बाणभट्ट माने जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं गौड़ी इत्यादि रीतियां भी पाई जाती हैं, लेकिन प्रमुखता किसकी है? पांचाली की। अगर पूछा जाएगा परीक्षा में तो पांचाली लगाएंगे आप लोग। बाण किस रीत के कवि हैं? पांचाली रीत के। तीसरी कृत पार्वती परड़े एक नाटक है। अब यहाँ भी प्रश्न बन रहा है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट की रचना पार्वती परड़े रचना की दृष्टि से क्या है? नाटक है, महाकाव्य, आख्यायिका है, क्या उपन्यास है? तो क्या है? नाटक है। इसकी कथा का कालिदास के कुमार संभव की कथा से कुछ साम्य है, यानी कि नाम ही पार्वती परड़े है, पार्वती का विवाह यानी कि, और वहाँ कुमार संभव में भी शिव और पार्वती का वर्णन है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है, इसमें भगवान शिव तथा पार्वती का विवाह वर्णित है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है, अस्ति कवि सार्वभौमो वत्सायन वैजलधि कौस्तुभो बाणः नृत्यति यत्र सनायां वेधोन्मुख लालिसा लासिका
वेदोन्मुख लासिका वाणी। कुछ लोगों के अनुसार पार्वती परिणय का रचयिता 17वीं शताब्दी में होने वाला बाणभट्ट नामधारी कोई दाक्षिणात्य कवि है, किंतु इसके पक्ष में कोई प्रबल प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए निराधार है। चौथी कृत चंडी शतक 100 श्लोकों का संग्रह ग्रंथ है। इसमें भागवती चंडिका की स्तुति की गई है। इसका प्रवाह अत्यंत सुंदर और यहाँ एक चीज़ याद करते चलिए तब आगे बढ़ते हैं। इनकी चौथी कृत क्या है? चंडी शतक है। यह क्या है? मुक्तक काव्य है और 100 श्लोकों का संग्रह है। पूछा जा सकता है कि चंडी शतक बाणभट्ट की रचना की दृष्टि से क्या है? तो मुक्तक काव्य मानी जाती है। और इसमें कितने श्लोक हैं? तो लगभग 100 श्लोक माने जाते हैं। इसमें पार्वती चंडिका की स्तुति की गई है और इसका प्रवाह अत्यंत सुंदर और शब्दावली देखने ही योग्य है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में इसका एक पद उद्धृत किया है। किसका? चंडी शतक का। विद्राणे रुद्रवृंदे सवितरितरले वज्रिण ध्वस्त वज्र। यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा है। जाता संके शशांके विरमति मरुति त्यक्त वैरे कुबेरे वैकुंठे कुंठितास्त्रे महिष मतिरुषम पौरुष उपघन निघनम निर्विघ्नम निघ्नति वह समयतु दुरितम भूरि भावः भवानी। कहाँ से है? चंडी शतक से। विशेष महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों के लिए, बस जो अंडरलाइन है जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण होगा वहाँ वहाँ बताते चलेंगे आप लोगों को और आप लोग भी अंडरलाइन करते चलेंगे। यह ग्रंथ किन विशेष परिस्थितियों में लिखा गया है, इस संबंध में एक किंवदंती है कि एक बार कवि मयूर जो बाण के समकालीन थे, कोढ़ से ग्रस्त होने पर सूर्य की स्तुति के रूप में 100 श्लोकों का सूर्य शतक नामक ग्रंथ बनाकर रोग से मुक्त हुआ। अब सूर्य शतक किसकी रचना है? तो किसकी है? कवि मयूर की रचना है। तो कहा जाता है कोढ़ रोग सभी लोग जानते होंगे, सफ़ेद दाग चर्म रोग, उससे पीड़ित थे और 100 श्लोकों की रचना किए और उस रोग से मुक्त हो गए कवि मयूर। तो इस पर तीक्ष्ण प्रतिभाशाली बाण को अत्यंत ईर्ष्या हुई। फिर क्या हुआ था? उन्होंने अपना अंगभंग कर डाला। किसने? बाणभट्ट ने। और चंडी या दुर्गा देवी की स्तुति में चंडी शतक की रचना करके पुनः स्वस्थ हो गए। कितना आसान लग रहा है। अब तो कलयुग में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अगर चाहो भी ऐसा करके तो किसी की शक्तियाँ नहीं दिखती हैं, फिर भी सृष्टि है, चल रही है, कोई ना कोई तो दैवी शक्ति है। बाण की 5वीं कृत मुकुट ताड़ितक नामक एक नाटक माना जाता है। अब मुकुट ताड़ितक क्या है? यह नाटक है। ये भी प्रश्न बन रहा है, कम से कम जानना तो चाहिए। जो बाणभट्ट की रचनाएं हैं 5, वो क्या क्या है? नाटक हैं, मुक्तक काव्य हैं, कथा हैं, आख्यायिका हैं, कौन सी क्या है, ये तो जानना चाहिए। यद्यपि अब यह अप्राप्य है, किंतु नलचंपू की एक टीका में एक स्थान पर यह लिखा है, यदाह मुकुट ताड़ितक नाटके बाणः। फिर वहीं मुकुट ताड़ितक का यह श्लोक भी उद्धृत किया गया है। ये मुकुट ताड़ितक का श्लोक है, आसाह प्रापित दिग्गजा युगुहा प्रध्वस्त सिंहायु द्रोणाः कृत महाद्रुमायुभुवः प्रोत ख्यात शैलायु बिभ्राणाः। स्पष्ट दिख नहीं रहा, अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग अपने पुस्तक में उसको सुधार कर लेंगे। 6 काल रिक्त सकल त्रयी लोक कष्टाम दशाम जाता क्षीण नहार था कुरुपतेर दैवस्य शून्यः सभा। इससे सिद्ध होता है कि मुकुट ताड़ितक भी बाण की रचना है, जो काल कवलित हो जाने से स्मृत मात्रा शेष बन गया है। अब बाण की शैली देखते हैं। बाण की शैली अत्यंत प्रभावशाली और ओजस्वी है। वे भाव के अनुसार ही शैली को अपनाते हैं और उन्होंने केवल अप्रचलित उपमा
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का ही प्रयोग नहीं किया है, अपितु अप्रचलित, विरोधाभास, आक्षेप, परिसंख्या, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का भी बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। अब यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि बाणभट्ट किस रस के कवि माने जाते हैं? तो परिसंख्या, हाँ, किस अलंकार के, क्षम्यताम, रस नहीं अलंकार है, तो परिसंख्या के लिए वो जाने जाते हैं। आप कादंबरी पढ़ेंगे, आपको परिसंख्या वहाँ परिसंख्या की छटा देखने को मिलेगी। तो बाण किस अलंकार के माने जाते हैं? परिसंख्या के। कालिदास किसके माने जाते हैं? उपमा के लिए। उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कालिदास वैसे बाणभट्ट परिसंख्या के लिए प्रसिद्ध हैं। समासों का अस्तित्व गद्य शैली की प्रमुखता विशेषता मानी जाती है। ओजः समास भूयस्तत्वमेतद् गद्यस्य जीवितम काव्यादर्श में कहा गया है। सो समासों का जमघट लगा देने में बाण ने कमाल दिखलाया है। उदाहरण के लिए उनके एक ही वाक्य का कुछ अंश यहाँ दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बस यहाँ आपको समझने की क्या चीज़ है, जो बाण की शैली है वह समास बाहुल्य से युक्त है, तो समासिक शैली का प्रयोग ज़्यादा किए हैं बाणभट्ट। अगर पूरा पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत समय लगेगा। आप लोग कादंबरी कथा पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा, कादंबरी के पूर्वार्ध से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ महत्वपूर्ण मिलेगा वहाँ रुकेंगे हम लोग। बाण का शब्दकोश असाधारण रूप से विशाल है। उन्होंने जिस प्रकार समास बहुल लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार समास रहित छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग में भी कौशल दिखाया है। अब यहाँ समास रहित, यहाँ छोटे छोटे वाक्यों का उदाहरण दिया है जो सुखनासोपदेश से लिया गया है। आप लोग सुखनासोपदेश पढ़ेंगे तो आगे मिलेगा। यहाँ छोटे छोटे वाक्यों का उदाहरण है। ना परिचयम रक्षति, ना अभिजनम इच्छते, ना रूपम आलोकते, ना कुलकर्मम अनुवर्तते, ना शीलम पश्यति, ना वैदग्धम गढ़ति, ना श्रुतम आकर्ण्यति, ना धर्मम अनुरुद्धते, ना त्यागम आद्रियते, ना विशेषज्ञतां विचार्यति, ना आचारम पालयति, ना सत्यम अनुबुध्यते, ना लक्षणम प्रमाणीकरोति। यह सुखनासोपदेश से लिया गया है। जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसका अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण है। कुछ आभारती लेखकों ने बाण की रचना शैली की कटु आलोचना करते हुए इसे अत्यंत दुरूह माना है, किंतु बाण की रचना उन्हीं के लिए दुरूह या भयावह है जिन्होंने संस्कृत साहित्य का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया है। अतएव बाण के ग्रंथों का रसास्वाद न लेने में पाठक की अनभिज्ञता ही कारण है, न कि बाण की रचना शैली। भारतीय लेखकों ने बाण की शैली, योग्यता और गुणों की भूरि भूरि प्रशंसा की है। आर्या सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य ने बाण को पुरुष रूपधारी सरस्वती कहकर उनका सम्मान किया है। अब यहाँ आप लोगों के काम का प्रश्न बन रहा है, अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। आर्या सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य की है। अब दूसरा प्रश्न है, पुरुष रूपधारी सरस्वती किसने बाण को कहा है? किसने कहा है? गोवर्धनाचार्य ने कहा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किसने कहा है? पुरुष रूपधारी सरस्वती, गोवर्धनाचार्य ने कहा है। आर्या सप्तशती किसकी रचना है? तो गोवर्धनाचार्य की रचना है। श्री चंद्रदेव नामक विद्वान ने बाणभट्ट को साहित्य कानन में विचरण करने वाला सिंह कहकर समादृत किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार महाकवि बाण के प्रशंसक त्रिविक्रम, धनपाल, धर्मदास, सोढल, सोमेश्वर आदि अनेक विद्वान हुए। ये विद्वानों का नाम है जो बाण की प्रशंसा किए हैं, बाण के बारे में कुछ न कुछ उक्तियाँ कहे हैं। बाण का साहित्य पांचाली रीत का है। इनकी कविता के सामने अन्य कवियों की पद रचना को त्रिलोचन कवि ने चपलता मात्र बताया। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो त्रिलोचन कवि हैं, बाण की रचना के आगे, जो बाण की पद रचना है उसके आगे अन्य कवियों को, जो कवियों की रचना उसको चपलता मात्र बताया है। शब्दार्थयो समो गुम्फा पांचाली रीति उच्यते, शिला भट्टारिका वाची
बाणोक्ति बाणोक्ति बाणोक्तिशुचा स यदि हृदलग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः भवेत् कुरंगाणां चापलम तत्र कारणम। किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा। क्या कहा? शब्दार्थयो समो गुम्फा पांचाली रीति उच्यते शिला भट्टारिका वाचि बाणोक्तिशुचा सा यदि हृदलग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः भवेत् कुरंगाणां चापलम तत्र कारणम। यानी कि अन कवियों की रचना को चपलता मात्र बताए हैं। किसने? त्रिलोचन कवि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना प्रशस्तियां उनके बारे में सभी महत्वपूर्ण हैं। प्रशस्तियों से प्रश्न बनता है। बाण की भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न और ऊर्जस्वल है। उनका वर्णन साकार और सजीव है। वस्तु स्थित का चित्र खींचने में वे किसी भी चित्रकार से आगे बढ़े हैं। उनका लोक पर्यवेक्षण अपने ढंग का है। वक्रोक्ति में भी वे सिद्धहस्त हैं। गद्य काव्य कवि प्रतिभा का यहाँ दिख नहीं रहा क्या है, निकसोपल कसौटी माना जाता है। यानी कि आप कसौटी ही समझो। गद्य काव्य कवि प्रतिभा का कसौटी माना जाता है। जो गद्य काव्य होता है वो कवियों की प्रतिभा के कसौटी माना जाता है। गद्य कवियों में बाण का स्थान सबसे ऊंचा है। बाण ने गद्य काव्य के लिए जो उच्च स्तर प्रस्तुत किया है उसके कारण उससे पूर्ववर्ती कतिपय गद्य साहित्य के ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। निदर्शन के लिए बाण के कुछ गद्यों पर दृष्टिपात करते हैं। ये दिख नहीं रहा साफ, तो चलते हम लोग अगले पेज पर। कादम्बरी में वर्णित है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण नहीं है, बस बाण का सूक्ष्म निरीक्षण है। तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाण के सूक्ष्म निरीक्षण से आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।